मास्क वाली सिंड्रेला। एक बार की बात है, दूर किसी देश में झील सी नीली आंखों वाली सिंड्रेला नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। लेकिन उसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं था, बल्कि वो अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि वो जहाँ भी जाती सभी लोग पागलों की तरह उसका पीछा करते और अपनी जीवन संगनी बनाने का प्रस्ताव रखते। ये सब देख सिंड्रेला को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता। एक बार की बात है, सिंड्रेला घर का कुछ सामान लेने मार्केट जा रही थी। तभी कुछ लड़के उसका पीछा करने लगे। उन लड़कों को अपने पीछे आता देख सिंड्रेला उन सभी को भला बुरा कहने लगी। दोबारा से मेरा पीछा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब भागो यहाँ से। ये कहते हुए सिंड्रेला बड़बड़ाते हुए घर लौट आई। तभी सिंड्रेला की माँ मारिया बोली, क्या हुआ सिंड्रेला, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? माँ, मैं तंग आ गई हूँ। जब भी मैं बाहर जाती हूँ लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। अरे बेटा, लड़कियाँ तो सुंदर बनने के लिए पता नहीं क्या क्या करती हैं, पर तुम्हें तो खूबसूरती भगवान से वरदान में मिली है और तुम अपनी खूबसूरती से परेशान हो। माँ, मुझे अपनी खूबसूरती से नफरत नहीं है। मुझे भी आईने के सामने बैठकर सजना संवरना अच्छा लगता है, पर मैं चाहती हूँ कोई मुझे मेरी खूबसूरती से नहीं बल्कि मेरे हुनर से मुझे पसंद करे। ये तो बहुत अच्छी बात है बिटिया, तुम्हारी सुंदरता के सभी लोग दीवाने हैं। देखना, एक दिन बहुत अच्छे घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आएगा। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है। पर बिटिया, तुझे काम करने की क्या जरूरत है? भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। तेरे पापा मरने से पहले ढेर सारी धन दौलत छोड़ कर गए हैं। बस मैं चाहती हूँ तुम अपना घर बसा लो। नहीं माँ, मुझे भी शादी नहीं करनी। मुझे बस अच्छी सी कहीं नौकरी मिल जाए। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। जो तुम्हारा दिल करे वही करो, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखना चाहती हूँ। लेकिन सिंड्रेला माँ की बात अनसुना कर अपने कमरे में चली गई। फिर अगली सुबह सिंड्रेला नौकरी ढूंढने के लिए तैयार होकर जब घर से बाहर निकली, तब उसी शहर में रहने वाला एक अमीर व्यापारी का लड़का जैकी उसका पीछा करने लगा और उसका रास्ता रोकते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? हमें साथ ले लो जहाँ जा रही हो। सिंड्रेला गुस्से से थप्पड़ मारते हुए बोली, खबरदार, आइंदा से मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज मेरी दुल्हन बन जाओ ना, मेरा प्यार भरा गुलाब स्वीकार करो। लेकिन सिंड्रेला जैकी द्वारा दिया गया गुलाब का फूल पैरों तले कुचलकर वहाँ से चली गई। ये देख जैकी गुस्से से बोला, सिंड्रेला, एक ना एक दिन मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाकर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वहीं दूसरी ओर सिंड्रेला नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी कि तभी राज्य के सैनिकों द्वारा वहाँ घोषणा हुई, सुनो सुनो सभी नगरवासियों, राजा वीरभान के दरबार में एक योग्य शिक्षित लड़का या लड़की की आवश्यकता है जो अकाउंटेंट के पद को संभाल सके। जो अपने आप को इस पद के योग्य समझते हैं वो कल सुबह ही राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। राजा वीरभान स्वयं सभी उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेंगे। सिंड्रेला ने जब ये घोषणा सुनी वो खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, ये तो कितना सुनहरा मौका है। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मैं जाकर ये बात माँ को बताती हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला मुस्कुराते हुए घर गई और माँ को सारी बात बताते हुए बोली, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखना, मुझे ये नौकरी जरूर मिल जाएगी। मैं अपने हुनर से उनका दिल जीत लूंगी और खूब मन लगाकर काम करूँगी। देख लेना, वो तुम्हें नौकरी में नहीं रखेंगे। पर क्यों माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? जब राजा वीरभान तुम्हें देखेंगे तो वो सीधा प्रस्ताव लेकर हमारे घर आ जाएंगे। आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली। कैसे प्रस्ताव? मैं कुछ समझी नहीं माँ। क्या तुम्हें पता नहीं, राजा वीरभान का एक सुंदर नौजवान विवाह योग्य पुत्र है। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुरंत ही तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर लेंगे। ओफो माँ, आप फिर से शुरू हो गई। मैंने आपको 50 बार कहा है मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप देखना, वो मुझे मेरी काबिलियत देखकर मुझे काम पर जरूर रखेंगे। ये कहते हुए सिंड्रेला अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि वो अगली सुबह राज दरबार में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेगी। फिर अगली सुबह तैयार होकर सिंड्रेला मुंह में मास्क पहनकर राज दरबार जा पहुंची।
वहाँ पहले से ही कई सारे उम्मीदवार आए हुए थे। सबका बारी बारी से टेस्ट खुद राजा वीरभान ने लिया। आखिरकार राज दरबार को एक योग्य अकाउंटेंट मिल ही गया। वो थी सिंड्रेला। बधाई हो सिंड्रेला, तुमने सभी सवालों के सही जवाब दिए। मुझे यकीन है तुम काम बड़ी लगन और मेहनत से करोगी। ये सुनते ही सिंड्रेला की आंखों में आंसू आ गए। अरे ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? ये खुशी के आंसू है महाराज जी, आपने मुझे ये नौकरी दी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। इतने में राजा वीरभान का पुत्र कार्तिक, जो काफी देर से वहीं खड़ा था, वो बोला, वैसे एक बात बताओ, तुमने ये मास्क क्यों पहन रखा है? हवा में धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए मुझे मास्क पहन कर रखना पड़ता है। वैसे भी मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है। अच्छा महाराज जी, मुझे मेरा काम बता दीजिए, मैं अभी से काम करना चाहती हूँ। सिंड्रेला ने बहुत ही लगन और मेहनत से अकाउंटेंट का पद संभाला। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। राजा वीरभान उसके काम से बहुत खुश थे। सिंड्रेला पूरे दिन काम में व्यस्त रहती, पर राजकुमार कार्तिक को हमेशा मास्क पहने रहने वाली सिंड्रेला पर संदेह रहता। ऐसे ही एक दिन, वैसे तुम जानती हो ये हमारा शाही महल है। हमारे महल में इतने सारे नौकर हैं जो दिन रात महल की सफाई में लगे रहते हैं। यहाँ कोई धूल मिट्टी नहीं है, फिर तुमने मास्क क्यों पहन रखा है? ये आप कैसे कह सकते हैं कि हवा में धूल नहीं है? क्या आपने साइंटिस्ट को बुलाकर टेस्ट करवाया है? आपको पता होगा कि खाली जगह में हवा होती है और हवा में धूल होती है। इतना तो आप भी समझदार हैं। सिंड्रेला की बात सुन राजकुमार कार्तिक बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन धीरे धीरे राजकुमार कार्तिक सिंड्रेला के काम के प्रति लगन देख उसकी ओर आकर्षित हो गया। एक दिन सिंड्रेला बड़े ही ध्यान से राजकोष के धन का हिसाब किताब कर रही थी। तभी राजकुमार कार्तिक से रहा नहीं गया और उसने कहा, सिंड्रेला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता है आप फिर से मेरे मास्क को लेकर कुछ कहने आई होंगे, पर मेरे पास अभी समय नहीं है आपसे बात करने का, नहीं तो हिसाब किताब में मुझसे गड़बड़ी हो जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सिंड्रेला, बल्कि मैं तो तुम्हारे काम की तारीफ करने आया हूँ। सच में तुम बहुत ही मेहनती लड़की हो। ये सुनते ही सिंड्रेला रोने लगी। सिंड्रेला को रोते देख राजकुमार कार्तिक ने पूछा, अरे तुम रोने क्यों लगी? जब कोई मेरे काम की तारीफ करता है तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। ओह अच्छा, मुझे लगता है हम दोनों में काफी सारी समानताएं हैं, क्योंकि मैं भी इमोशनल हूँ और तुम्हारी तरह मेहनती भी। मिस मास्क वाली अकाउंटेंट, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? बस फिर क्या था, यहाँ से एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जिसके बारे में सिंड्रेला ने कभी सोचा ही नहीं था। धीरे धीरे सिंड्रेला और राजकुमार कार्तिक की दोस्ती बढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे के लिए काफी खास बन चुके थे। वहीं दूसरी ओर जैकी सिंड्रेला को पाने के लिए दिन रात सपने देखता। हालांकि सिंड्रेला को जैकी की धन दौलत और उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर जब जैकी को पता चला कि सिंड्रेला मास्क पहनकर राजमहल में नौकरी करती है, साथ ही राजकुमार कार्तिक से उसकी बढ़ती नजदीकियां देखकर ईर्ष्या से जल उठा। मैं सिंड्रेला को किसी और का होने नहीं दूंगा, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर जैकी काली शक्तियों की मालकिन सुमोना नाम की जादूगरनी के पास गया और उसे सोने के सिक्कों से भरा हुआ पोटली देते हुए बोला, मुझे किसी भी कीमत में सिंड्रेला को पाना है। तुम कुछ ऐसा करो सिंड्रेला हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाए। तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं तुझे एक जादुई इत्र दूंगी। इस इत्र को ले जाकर सिंड्रेला के ऊपर छिड़क देना, वो तुमसे प्रेम करने लगेगी। जादुई इत्र हाथों में लेकर जैकी मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी ओर राजा वीरभान ने अपने पुत्र कार्तिक को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र कार्तिक, मैंने आपके लिए एक सुंदर और योग्य लड़की पसंद की है, पड़ोसी राज्य की राजकुमारी सुहानी। पर पिताजी, मुझे राजकुमारी सुहानी से शादी नहीं करनी। पर क्यों पुत्र, आखिर राजकुमारी सुहानी में क्या कमी है? वो सुंदर और सुशील है। पिताजी, मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। पर किससे? कौन से देश की राजकुमारी है वो? पिताजी, वो किसी देश की राजकुमारी नहीं, बल्कि हमारे महल में काम करने वाली मास्क वाली अकाउंटेंट सिंड्रेला है। हमें तुम्हारी पसंद पर गर्व है, लेकिन तुमने कभी सिंड्रेला का चेहरा देखा है? वो तो हमेशा मास्क पहने रहती है। पिताजी, मेरे लिए चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती। मुझे सिंड्रेला की मेहनत और लगन देखकर उससे प्यार हो गया। पुत्र,
यदि ऐसा है तो हम आज ही सिंड्रेला के माता पिता से तुम दोनों के विवाह के बारे में बात करते हैं। पिताजी, पहले मुझे सिंड्रेला से अपने दिल की बात कहने दीजिए। इतना कहकर राजकुमार कार्तिक ने सिंड्रेला को मिलने एक बगीचे में बुलाया। राजकुमार कार्तिक बेसब्री से सिंड्रेला का बगीचे में इंतजार ही कर रहा था कि तभी सिंड्रेला मास्क पहने वहां आ पहुंची। राजकुमार कार्तिक सिंड्रेला को प्रपोज करने ही वाला था कि तभी जैकी सिंड्रेला का पीछा करते हुए वहां आ धमका और हंसते हुए बोला, हा 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 हा, रुक जाओ राजकुमार कार्तिक, सिंड्रेला सिर्फ मेरी है, इसे मुझसे प्यार होने वाला है। हा 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 हा, बस तुम देखते जाओ। इससे पहले राजकुमार कार्तिक और सिंड्रेला कुछ समझ पाते, जैकी ने तुरंत जेब से जादुई इत्र निकाला और इत्र के ढक्कन को खोलने लगा, लेकिन ढक्कन इतना टाइट था कि खुल ही नहीं रहा था। अरे, ये इत्र का ढक्कन मुझसे खुल क्यों नहीं रहा? ये कहते हुए जैकी ने इत्र का ढक्कन पूरी ताकत से खोलने लगा। तभी अचानक इत्र का ढक्कन खुल गया और सारा इत्र जैकी के ऊपर ही गिर गया। जैकी खुद ब खुद अपने ही जाल में फंस गया और इत्र के जादू से जैकी को अपने आप से प्रेम हो गया। ओह, मैं कितना प्यारा और सुंदर हूँ, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आई लव माई सेल्फ। मेरी क्या मस्त बॉडी है, मुझे देखकर तुम दोनों को बहुत जलन हो रही होगी, है ना? मैं यहाँ से चला जाता हूँ, नहीं तो तुम दोनों की नजर लग जाएगी। हाँ। ये कहते हुए जैकी वहाँ से इतराते हुए चला गया। जैकी को इस तरह जाते देख दोनों हंसने लगे। उसके बाद राजकुमार कार्तिक ने सिंड्रेला को अपने दिल का हाल बताया और सिंड्रेला ने भी मुस्कुराते हुए राजकुमार कार्तिक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सिंड्रेला ने बेहिचक अपना मास्क उतारा और फिर दोबारा कभी मास्क नहीं पहना। फिर राजकुमार कार्तिक और सिंड्रेला की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। सिंड्रेला की माँ मारिया अपनी बेटी को राजमहल की पुत्रवधू बनते देख आंखों में आंसू आ गए और ढेर सारा आशीर्वाद देकर अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा किया। इस तरह सिंड्रेला को राजकुमार कार्तिक के रूप में एक सच्चा जीवन साथी मिल गया और वो दोनों प्रेम से हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। गरीब लड़की को मिला जादुई नेल पॉलिश का कुआं। रामपुर नाम के गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा अपनी माँ सरिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। राधा बिल्कुल साधारण और घरेलू लड़की थी और साथ ही वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसकी माँ बाजार में सब्जियां बेचती थी, उसी से उनका घर चलता था। एक दिन राधा की माँ घर में खाना बना रही थी। तभी राधा अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, मुझे किताबें खरीदनी है। मेरे पास सालों से किताब नहीं थी और एग्जाम भी नजदीक आने वाले हैं। अगर मैंने किताब नहीं खरीदी तो मैं फेल हो जाऊंगी। लेकिन बेटी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पैसों का जुगाड़ करती हूँ। इतना कहकर सरिता अपने कमरे में चली जाती है। सरिता के पास एक सोने का कंगन था। उस सोने के कंगन को सरिता सेठ को बेच देती है और उनसे कुछ पैसे ले लेती है और घर आकर उसमें से कुछ पैसे राधा को दे देती है। ये ले बेटी, ये कुछ पैसे रख ले, इन पैसों से तू अपनी बुक खरीद लेना। लेकिन माँ, आप इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाई? बेटी, मेरे पास जो सोने का कंगन था मैंने उसको सेठ को बेच दिया। लेकिन बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और बड़ी होकर इतनी कामयाब बनो कि हम एक क्या वैसे 10 कंगन खरीद सके। हाँ माँ, मैं पढ़ लिख कर बहुत कामयाब बनूंगी और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर राधा पैसे लेकर किताब खरीदने चली जाती है। राधा जब किताब खरीदने जा ही रही थी कि तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश हो जाती है और उसके पास जो पैसे थे वो भीग जाते हैं और वो बहुत दुखी होती है। हे भगवान, मेरे सारे पैसे तो भीग गए। अब मैं अपनी किताब कैसे खरीदूंगी? माँ ने इतनी मेहनत से मुझे ये पैसे दिए थे। अगर माँ को पता चला कि पैसे भीग गए हैं तो वो बहुत दुखी होंगी, इसलिए मैं आज घर नहीं जाऊंगी। इतना सोचकर राधा जंगल की ओर चल पड़ी। राधा को चलते चलते बहुत तेज प्यास लगी। यहाँ आसपास तो कोई नदी भी नहीं है, लेकिन मुझे सामने ये झोपड़ी दिख रही है। मैं वहाँ जाकर देखती हूँ, शायद मुझे वहाँ पर पानी मिल जाए। इतना सोचकर राधा झोपड़ी की ओर चल पड़ी। वो झोपड़ी बाहर से बहुत ही टूटी फूटी थी। कोई है अंदर?
क्या कोई मुझे पानी पिला सकता है? मुझे बहुत प्यास लगी है। राधा ऐसे ही आवाज लगाती रही, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं दे रहा था। इसलिए राधा झोपड़ी की खिड़की में से अंदर झांकने लगती है। वो देखती है कि वो झोपड़ी अंदर से बहुत अजीबोगरीब है। उस घर के अंदर सारे जादुई सामान रखे हैं। राधा वो सब देख ही रही थी कि तभी उसको पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो मेरी झोपड़ी में? ये आपका घर है? सॉरी, मुझे पता नहीं था। मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं यहाँ पर पानी पीने आ गई। क्या आप मुझे पानी दे सकती हो? असल में वो एक जादूगरनी थी। जादूगरनी इतना सुनते ही चुटकी बजाती है और तुरंत ही राधा के हाथ में पानी का ग्लास आ जाता है। ये देखकर राधा चौंक जाती है। फिर जादूगरनी कहती है, अब कभी दोबारा यहाँ पर मत आना। यहाँ पर अकेले कोई भी नहीं आता, सब यहाँ आने से डरते हैं। वैसे तुम्हें यहाँ पर आने से डर नहीं लगा? मैं बहुत मुश्किलों से गुजर रही हूँ। मैं घर वापस नहीं जा सकती, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुम अपने घर नहीं जाओगी? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। जादूगरनी की बात सुनकर राधा उसको सारी बात बताती है। तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल मेरी तरह है। बचपन में मुझे भी पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन गरीबी की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई और लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत ज्यादा परेशान भी हो चुकी थी। इसलिए मैंने एक जादूगरनी से जादू सीखा और मैं भी जादूगरनी बन गई। अब मैं किसी की भी मदद कर सकती हूँ और अब मैं तुम्हारी भी मदद करूँगी। जादूगरनी जी, आप तो सच में बहुत अच्छी हो। फिर भी लोग आपसे क्यों डरते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटी। मैंने गांव वालों की बहुत बार मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन तब भी उन्होंने मुझे गांव से निकाल दिया और तभी से मैं यहाँ पर इस जंगल में रहती हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल कर दूंगी। इतना कहकर जादूगरनी ने जादू की छड़ी घुमाई और उनके हाथ में तरह तरह के नेल पॉलिश आ गए। जादूगरनी ने वो नेल पॉलिश राधा को दे दी और बोली, ये लो बेटी, ये जादुई नेल पॉलिश है। इसे तुम किसी खाली जगह पर ले जाकर रख देना। फिर देखना वहाँ पर एक कुआं बन जाएगा, उसमें बहुत सारी नेल पॉलिश होगी। लेकिन जादूगरनी, इससे मेरी क्या मदद हो सकती है? बेटी, वो कोई मामूली नेल पॉलिश नहीं होगी। ये जादुई नेल पॉलिश है। तुम इस नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगाकर जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा, लेकिन तुम एक नेल पॉलिश को सिर्फ एक बार ही लगा सकती हो। जादूगरनी की बात सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है और जादूगरनी का धन्यवाद करके नेल पॉलिश को अपने साथ एक खाली जगह पर रख दिया। अगले ही पल वहाँ पर एक जादुई नेल पॉलिश का कुआं बन गया। ये सब देखकर राधा बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई। अरे, ये तो सच में जादुई नेल पॉलिश है। इसको जमीन पर रखते ही यहाँ पर एक कुआं बन गया। इसके बाद राधा कुएं में से एक नेल पॉलिश लेती है और अपने हाथ पर लगाती है और जादुई नेल पॉलिश से कहती है, जादुई नेल पॉलिश, मुझे घर जाना है, कृपया मुझे घर छोड़ दो। राधा के इतना कहते ही वो अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर राधा अपनी माँ को सारी बात बताती है, लेकिन राधा की माँ को राधा की बात का विश्वास नहीं होता। रुकिए माँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? मैं आपको अभी एक नेल पॉलिश लाकर दिखाती हूँ और उस नेल पॉलिश को लगाकर कुछ मांग कर भी दिखाती हूँ। फिर राधा जादुई नेल पॉलिश के कुएं के पास जाती है और एक जादुई नेल पॉलिश अपने घर ले आती है और जादुई नेल पॉलिश से उसने अपनी माँ के लिए एक अच्छी सी साड़ी की मांग की। फिर तुरंत ही वहाँ पर एक अच्छी सी साड़ी प्रकट हो गई। इसके बाद राधा की माँ को विश्वास हो गया कि वो नेल पॉलिश जादुई है। उस दिन से राधा को जिस भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो जादुई नेल पॉलिश के कुएं से एक नेल पॉलिश लेती और नेल पॉलिश लगाकर कुछ न कुछ मांग लेती है। कुछ ही दिनों में उनके घर की हालत बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसे ही एक दिन राधा गार्डन में बैठकर नेल पॉलिश लगा रही थी, क्योंकि उसको अपने लिए एक साइकिल चाहिए थी। तभी राधा की कुछ सहेलियां वो सब पीछे से छुप छुप कर देख रही थी। राधा की जादुई नेल पॉलिश को देखकर दोनों सहेलियों के मन में लालच आ जाता है और वो दोनों आपस में कहती है,
अरे ये राधा के पास ऐसी ऐसी नेल पॉलिश कहाँ से आई? वैसे तू कह तो सही रही है, ये कोई मामूली नेल पॉलिश नहीं है। क्यों ना हम थोड़े दिनों तक इस पर निगरानी रखें। हाँ यही ठीक रहेगा। उस दिन से राधा की दोनों सहेलियां राधा पर नजर रखने लगी। एक दिन राधा जादुई नेल पॉलिश के कुएं के पास जाती है और उसे एक नेल पॉलिश की मांग करती है। हे जादुई नेल पॉलिश के कुएं, मुझे एक जादुई नेल पॉलिश दे दो। राधा की इतना कहते ही वहाँ पर एक जादुई नेल पॉलिश प्रकट हो जाती है। राधा की दोनों सहेलियां वो सब छुप छुप कर देख रही थी। अच्छा तो ये गड़बड़ है, ये सब इस जादुई नेल पॉलिश के कुएं का कमाल है। सुन, अभी हम यहाँ से चलते हैं। हम दोनों रात में इस कुएं में से एक जादुई नेल पॉलिश ले जाएंगे और उस नेल पॉलिश को लगाकर बहुत अमीर हो जाएंगे। राधा के वहाँ से जाने के बाद राधा की दोनों सहेलियां भी वहाँ से चली जाती है। रात होते ही दोनों सहेलियां वापस जादुई नेल पॉलिश के कुएं के पास आती है और दोनों सहेलियां जादुई नेल पॉलिश के कुएं से एक एक नेल पॉलिश अपने घर ले जाती है। सुबह होते ही दोनों सहेलियां साथ में बैठकर अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाती है। जैसे ही वो दोनों अपने हाथ पर नेल पॉलिश लगाती है, वैसे ही उन दोनों के हाथों में आग लग जाती है। अरे ये क्या हो गया? इससे तो हमारे हाथों में आग लग गई। कोई बचाओ, बचाओ हमें, कोई तो बचाओ। उसके बाद राधा की दोनों सहेलियां राधा के घर भागते भागते पहुंचती है। अरे क्या हुआ? तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ पर, और तुम दोनों इतना रो क्यों रही हो? उसके बाद दोनों सहेलियां राधा को सारी बात बताती है। हमें माफ कर दो राधा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों पैसों के लालच में आ गई। तुम अपनी जादुई नेल पॉलिश से हम दोनों को ठीक करवा दो ना, नहीं तो हमारे हाथ जलकर राख हो जाएंगे। उसके बाद राधा जल्दी से जादुई नेल पॉलिश के कुएं के पास जाती है और वहां से एक जादुई नेल पॉलिश लाती है और जादुई नेल पॉलिश से कहती है, हे जादुई नेल पॉलिश, तुम इन दोनों को ठीक कर दो। राधा के इतना कहने पर वो दोनों ठीक हो जाती है और राधा से माफी मांग के अपने घर चली जाती है। जादुई नेल पॉलिश की मदद से राधा को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अब वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगी। परी की जादुई गोल्डन बाल। मीठीपुर नाम के गांव में परिधि अपनी माँ पूनम के साथ रहती थी। परिधि के माता पिता का तलाक हो गया था। तलाक के बाद परिधि की माँ बीमार रहने लगी थी, इसलिए अमीर घर में झाड़ू पोछा का काम करके परिधि घर का गुजारा करने लगी थी। परिधि दिखने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बचपन से ही उसके सर पर बाल नहीं थे, क्योंकि बचपन में परिधि ने केमिकल को तेल समझकर अपने बालों में लगा लिया था, जिसके बाद से वो हमेशा के लिए गंजी हो गई थी। परिधि की मालकिन उससे सुबह से शाम तक घर का सारा काम करवाती थी, लेकिन फिर भी बहुत कम पैसे देती थी। एक दिन काम करके परिधि अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे उसकी दोस्त शिखा मिलती है। अरे परिधि, तू तो मुझे आज कितने वक्त बाद नजर आई है। क्या कर रही है आजकल, जो मिलने का भी समय नहीं मिलता तुझे? कुछ नहीं, बस यहीं थोड़ी ही दूर पर एक घर है, वहीं झाड़ू पोछा का काम करती हूँ, इसलिए सुबह से शाम तक वहीं रहती हूँ। अच्छा, वैसे मैं भी तेरे ही घर जा रही थी। दरअसल मेरी छोटी बहन का बर्थडे है, इसलिए बर्थडे पार्टी में मैंने अपनी सभी सहेलियों को बुलाया है। तू भी समय से आ जाइयो। ठीक है शिखा, मैं जरूर आऊंगी। ओके बाय। इतना बोलकर शिखा चली जाती है। घर पहुंचकर परिधि तैयार होती है और शिखा की बहन के बर्थडे पार्टी में जाती है। बर्थडे पार्टी में सभी लड़कियां सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर आई थी, लेकिन परिधि ने घर के ही पुराने कपड़े पहन रखे थे। परिधि को पार्टी में देखकर वहां आई सभी लड़कियां हैरान रह जाती है। लगता इतनी बड़ी पार्टी में देखकर कोई भिखारन खाना मांगने आ गई है, लेकिन इसकी हिम्मत कैसी हुई बिना पूछे घर के अंदर आ जाने की। इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालो। नहीं नहीं, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, बल्कि शिखा की दोस्त हूँ। शिखा ने ही मुझे पार्टी में बुलाया है। परिधि की ये बात सुनकर पार्टी में आई लड़कियां हंसने लगती है। तभी सिमरन शिखा से बोलती है, शिखा, तुझे अगर इस गरीब गंजी लड़की पर इतना ही तरस आता है तो इसे कुछ पैसे दे देती। यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? तूने पार्टी में इसे बुलाकर हमारी बेइज्जती की है। अब हम सारी अमीर लड़के इस पार्टी से जा रहे हैं।
अरे नहीं यार, तू ये कैसी बात कर रही है? देख शिखा, अगर तू चाहती है कि हम पार्टी में रहे तो इस टकली को जाने के लिए बोल। शिखा परिधि को कुछ बोलती इससे पहले परिधि ही रोते हुए पार्टी से चली जाती है। अगले दिन परिधि अपनी मालकिन से बोलती है, मालकिन, मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल आ जाएं। मैंने सुना है कि हेयर एक्सटेंशन से बाल लाए जा सकते हैं। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे पता भी है हेयर एक्सटेंशन में कितने पैसे लगते हैं? तुझे बालों की क्या जरूरत? चल जा, अपना काम कर। इतना बोलकर मालकिन वहाँ से चली जाती है। उसी दिन शाम को परिधि अपने घर जाकर सोचती है, अरे नहीं, मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती। सब मेरा बहुत मजाक बनाते हैं और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर मैं बाहर नहीं गई तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? परिधि की बातें सुनकर उसकी माँ बोलती है, बेटी, तू किसी की बातों को इतना दिल पर मत लिया कर। लोगों की बातों को अनसुना कर दिया कर। नहीं माँ, ये मेरे से नहीं हो पाता है। अच्छा तो एक काम कर, जब भी घर से बाहर जाएगी तो सिर पर कपड़ा रख लियो। परिधि को अपनी माँ की तरकीब अच्छी लगती है और अगले दिन से वो अपने सिर पर कपड़ा रखकर बाहर जाने लगती है। परिधि अपनी मालकिन के घर जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ लड़कियां उसे देखकर हंसने लगती है। अरे देखो देखो, गंजी जा रही है। अरे गंजी ने तो आज अपना सिर ढका हुआ है। लेकिन क्या फायदा, हमें तो इसकी असलियत पहले से ही पता है। इस तरह सभी लड़कियां परिधि का बहुत मजाक बना रही थी। परिधि जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो रास्ते में गिर जाती है। परिधि को बहुत चोट आती है और वो रोने लगती है। वहीं से एक परी गुजर रही होती है और परी की नजर रोती हुई परिधि पर जाती है। अरे, इस लड़की के पैरों से तो खून आ रहा है, अभी जाकर इसकी मदद करती हूँ। इतना सोचकर परी परिधि के पास जाती है। परी परिधि को उठाती है और अपने साथ परीलोक लेकर जाती है। तुम चिंता मत करो लड़की, मैं जल्दी से तुम्हारी ये चोट ठीक कर दूंगी। इतना बोलकर परी परिधि के पैर में कुछ जड़ी बूटी लगाती है। जड़ी बूटी लगाने के बाद परिधि का पैर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी। अब आप मुझे पृथ्वीलोक वापस छोड़ दो। अगर मैं मालकिन के घर नहीं पहुंची तो वो मुझे काम से निकाल देंगी। रुक जाओ परिधि, मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। लेकिन कैसी मदद परी? मैंने देखा कि वहाँ कुछ लड़कियाँ तुम्हारा बहुत मजाक बना रही थी। मैं तुम्हें जादुई गोल्डन बाल देना चाहती हूँ। इतना बोलकर परी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ गोल्डन बाल प्रकट कर देती है। तुम ये गोल्डन बाल अपने सिर पर लगाओ और फिर थोड़ी देर बाद हटा देना। उसके बाद तुम्हारे असली लंबे काले घने बाल आ जाएंगे। और हाँ, तुम इसे अपने साथ अपने घर भी ले जा सकती हो। ये गोल्डन बाल तुम्हें हर रोज 10 सोने के सिक्के देंगे। परिधि गोल्डन बाल थोड़ी देर के लिए अपने सिर पर रखती है और फिर उसे हटाकर देखती है। परिधि अपने लंबे काले घने बाल देखकर बहुत खुश होती है। सच में परी, मेरे तो असली बाल आ गए। अब कोई भी मेरा मजाक नहीं बनाएगा। थोड़ी देर बाद परिधि जादुई गोल्डन बाल लेकर अपने घर लौट आती है। परिधि अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसके बाद परिधि जादुई बाल से कहती है, जादुई गोल्डन बाल, मुझे 10 सोने के सिक्के दो, जिसे बेचकर मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और मैं उन पैसों से अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। जादुई गोल्डन बाल वहाँ 10 सोने के सिक्के प्रकट कर देती है। उसके बाद परिधि सोने के सिक्कों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे घर ले आती है। कुछ दिनों बाद परिधि का ब्यूटी पार्लर बनकर तैयार हो जाता है। परिधि के ब्यूटी पार्लर में बहुत सारी लड़कियां और औरतें आती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्द अमीर बन गई। वहीं दूसरी तरफ परिधि की मालकिन सोच रही थी, अरे इतने दिन हो गए और ये परिधि आ क्यों नहीं रही है? जरा देख कर आऊं, कहीं मर तो नहीं गई। इतना सोचकर मालकिन परिधि के घर जाती है। वहाँ पहुंचकर मालकिन सोचती है, अरे यहाँ तो परिधि की झोपड़ी हुआ करती थी, फिर ये बड़ा सा घर कहाँ से आया? कहीं परिधि गांव तो छोड़कर नहीं चली गई?
एक बार घर के अंदर किसी से पूछ कर आती हूँ। मालकिन घर के अंदर देखने लगती है, तभी उसे परिधि नजर आती है। परिधि के हाथ में बहुत सारे पैसे थे। इतने सारे पैसे देखकर मालकिन हैरान रह जाती है और सोचती है, इस लड़की के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और हाँ, ये तो गंजी थी, फिर इसके इतने लंबे बाल कैसे आए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना सोचकर मालकिन फिर घर के अंदर देखने लगती है। मालकिन देखती है कि परिधि जादुई गोल्डन बाल से बात कर रही थी। अच्छा, तो ये बात है। ये जादुई गोल्डन बाल की वजह से ही पैसों में खेल रही है। मुझे कैसे भी करके जादुई गोल्डन बाल हासिल करना होगा। इस तरह मालकिन जादुई गोल्डन बाल चुराने का फैसला कर लेती है। थोड़ी देर बाद परिधि अपने ब्यूटी पार्लर चली जाती है और उसके जाने के बाद मालकिन परिधि के घर घुस जाती है। घर के अंदर जाकर मालकिन जादुई गोल्डन बाल को हाथ लगाती है। तभी जादुई गोल्डन बाल मालकिन की खूब पिटाई करती है। अरे कोई बचाओ मुझे, कोई तो मुझे बचाओ, ये बाल तो मुझे मार मार कर मार ही डालेगी। हाँ, सही कहा तूने, सच में मैं तुझे मार मार कर मार ही डालूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे माफ कर दो, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलकर मालकिन वहाँ से भाग जाती है। इस तरह फिर से हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद परिधि अपनी माँ और जादुई गोल्डन बाल के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। लाल नदी का जादुई फ्रॉक। हीरानगर नाम के एक गांव में काजल और काव्या नाम की दो सहेलियां रहती थी। काजल दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। काजल का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत आगे थी। हर क्लास में टॉप करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी सहेली काव्या, जो उसके घर के पास ही रहती थी, वो दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी और उसका रंग भी काला था। वैसे तो वो बहुत अमीर थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वो पूरा दिन या तो मोबाइल पर गेम खेलती रहती या फिर टीवी देखती रहती थी। और अगर वो इन दोनों में से कोई काम नहीं कर रही होती थी, तो वो शॉपिंग कर रही होती थी। एक दिन काव्या अपनी माँ से कहती है, ओ मम्मी, मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, इसलिए मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। तेरी पूरी अलमारी कपड़ों से भरी है। तेरी अलमारी में कपड़े रखने की जगह भी नहीं है और तू कह रही है तेरे पास कपड़े नहीं है। ओहो मम्मी, उन कपड़ों को मैं 2-3 बार पहन चुकी हूँ, मैं उन्हें दोबारा नहीं पहनना चाहती। पैसों के चकाचौंध ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। जब देखो मम्मी शॉपिंग पर जा रही हूँ, मम्मी पार्टी करने जा रही हूँ, मम्मी यहाँ जा रही हूँ, मम्मी वहाँ जा रही हूँ। कभी मैंने तुझे पढ़ाई करते हुए नहीं देखा। अपनी सहेली काजल को देख ले, बेचारी के पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में इतनी तेज है। हर साल टॉप करती है, टॉप। ओहो मम्मी, आप भी हर टाइम काजल काजल करती रहती हो। इस काजल की बच्ची ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। जब देखो तब काजल ऐसी है, काजल वैसी है, काजल ये करती है, काजल वो करती है। मैं जा रही हूँ, सारा मूड खराब कर दिया आपने। ऐसा कहकर काव्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है। काव्या जैसे ही घर से निकलती है, उसे उसकी स्कूल की एक दोस्त स्वाति मिल जाती है। काव्या स्वाति को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह स्वाति, यहाँ कैसे आना हुआ? ये सब तो ठीक है, लेकिन तू कहाँ जा रही है? कुछ नहीं यार, मैं जरा सा मार्केट जा रही हूँ अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े लेने। तू बता, तू यहाँ मुझसे मिलने आई है ना? नहीं यार, मैं यहाँ तुझसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं तो काजल के घर जा रही थी। मुझे उससे होमवर्क के बारे में कुछ पूछना है और हम थोड़ा खेल भी लेंगे। स्वाति की ये बात सुनकर काव्या को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तू मेरे घर चल, मैं तुझे बढ़िया बढ़िया चीज खिलाऊंगी और हम साथ में बैठकर होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे। कैसा मजाक कर रही है तू? तेरे साथ और होमवर्क डिस्कस? तुझे कहाँ आता है यार, तू तो बस पूरा टाइम शॉपिंग में ही लगी रहती है। मैं काजल के घर ही जाऊंगी, वो मेरा होमवर्क करने में मदद कर देगी। अच्छा चल, मैं जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर स्वाति वहाँ से चली जाती है और काजल गुस्से में सोचती है, इस काजल की बच्ची ने पता नहीं सबके ऊपर क्या जादू कर रखा है। इसने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। जिसे देखो उसे काजल ही चाहिए। उसने तो मुझसे मेरे दोस्त तक छीन लिए। मैंने उससे दोस्ती करके ही गलती कर दी। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। बहुत दिखा ली मैंने अपनी शराफत, अब बताऊंगी मैं इसको। दूसरी तरफ स्वाति काजल के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है, अरे काजल,
तू क्या कर रही है? मैं तेरे साथ खेलने आई हूँ और मुझे थोड़ा सा होमवर्क में डाउट है, तो खेलने के बाद तुम मुझे वो भी बता देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं स्वाति, मैं तुम्हें होमवर्क भी समझा दूंगी और हम थोड़ा सा खेल भी लेंगे। अभी कितना मजा आता ना अगर हमारे साथ काव्या भी होती तो। एक बात बताऊं, तू हमेशा काव्या काव्या करती रहती है और काव्या बस तेरे बारे में सबसे बुरा कहती रहती है। उसने आज तक कभी तेरी तारीफ नहीं की होगी। कोई बात नहीं यार, दूसरे लोग जो करते हैं अपने लिए करते हैं, हम जो करते हैं अपने लिए करते हैं। खैर छोड़, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। उसके बाद दोनों खेलने चले जाते हैं और साथ में बैठकर अपना होमवर्क भी कर लेते हैं। अगले दिन स्कूल में टीचरों से पता चलता है कि कुछ दिनों बाद स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला है। ये बात सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। मैडम के जाने के बाद स्वाति काजल से कहती है, काजल तू तो बहुत अच्छा डांस करती है, तो तू इस डांस कंपटीशन में भाग ले रही है ना? हाँ, मैं इस डांस कंपटीशन में जरूर भाग लूंगी। और वैसे भी विनर को पूरे 50 लाख मिलेंगे और मेरे घर में पैसों की बहुत जरूरत है। तू सही कह रही है, लेकिन यार डांस करते समय पहनने के लिए कोई अच्छा फ्रॉक भी तो होना चाहिए ना। तू फ्रॉक खरीद लेगी? स्वाति इतना कहती ही है कि तभी वहाँ काव्या आ जाती है और हंसते हुए कहती है, ये और फ्रॉक, इसका घर देखा है तूने? कितना बेकार सा है, कितनी गरीब है ये। इसके घर वाले स्कूल फीस भी 2 महीने में देते हैं और तू कह रही है फ्रॉक। काजल तू ना रहने दे, ये डांस वांस तेरे बस की बात नहीं है। तुम दोनों देखना, मैं इतना सुंदर फ्रॉक खरीद के लाऊंगी और इतना अच्छा डांस करूंगी कि विनर तो पक्का मैं ही बनूंगी। इतना कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। फिर स्वाति कहती है, ये काव्या की बच्ची कुछ ज्यादा नहीं बनती, मन तो करता है अभी उसका मुंह तोड़ दूं। अरे नहीं पागल, रहने देना, पहले तो ठीक थी यार, पता नहीं अचानक से इसे क्या हो गया। खैर छोड़। स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर जाकर काव्या मार्केट जाकर अपने लिए बहुत महंगा फ्रॉक खरीद कर लाती है और उसे पहनकर ट्राई करती है और मन ही मन में सोचती है, अब पता चलेगा काजल को, वो तो इतना महंगा फ्रॉक कभी जिंदगी में नहीं खरीद सकती। इसके बाद काव्या अपनी फ्रॉक लेकर सीधा काजल के घर जाती है और उसे अपनी फ्रॉक दिखाती है। देख काजल, मेरी फ्रॉक, ये मैं डांस कंपटीशन वाले दिन पहनूंगी, देख है ना सुंदर? हाँ यार, तेरी फ्रॉक तो सच में बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। काश मैं भी ऐसी फ्रॉक खरीद पाती। चल चल रहने दे, तेरी किस्मत में इतनी महंगी फ्रॉक कहाँ है। अच्छा ठीक है, मैं ना चलती हूँ, मुझे अभी डांस कंपटीशन की बहुत सारी तैयारी करनी है। इतना कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। फिर काजल अपनी माँ से कहती है, माँ आपने देखा काव्या की फ्रॉक कितनी सुंदर थी? हाँ बेटी, मैंने देखा और मैंने ये भी देखा कि किस तरह वो हमारा मजाक बना कर गई है। कोई बात नहीं माँ, मैं एक काम करती हूँ, अपने लिए एक फ्रॉक सिलती हूँ, फिर वही पहनकर डांस कंपटीशन में हिस्सा ले लूंगी। इतना कहकर काजल अपने लिए एक फ्रॉक सिलती है। पूरे 2 दिन की मेहनत के बाद फ्रॉक पूरा हो जाता है। वैसे तो फ्रॉक ठीक ठाक थी, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं थी। जब काजल अपनी फ्रॉक अपनी सहेलियों को दिखाती है तो बाकी सब तो तारीफ कर देते हैं, लेकिन काव्या कहती है, आखिर यहाँ भी तूने अपनी गरीबी दिखा ही दी। तू सोच यार, ये बेकार सी फ्रॉक पहनकर तू स्टेज पर जाएगी, कैसा अजीब सा लगेगा ना यार। इतना कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। फिर स्वाति कहती है, तू इसकी बातों पर सीरियस मत होना, तेरी फ्रॉक अच्छी है और वैसे भी कंपटीशन डांस का है, फैशन शो का नहीं। डांस तो तू ही अच्छा करेगी। ये बातें दूर खड़ी काव्या सुन रही थी। वो मन ही मन सोचती है, अरे यार, ये स्वाति कह तो सही रही है, ये काजल की बच्ची डांस बहुत अच्छा करती है। अगर इसने बहुत अच्छा डांस किया तो मेरे जीतने के चांस कम हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, इसकी ये फ्रॉक चुरा लेती हूँ, फिर इसके पास जब फ्रॉक ही नहीं होगा तो कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी, फिर तो मैं ही जीतूंगी। इतना सोचकर काव्या घर चली जाती है और रात होने पर काजल के घर में चोरी चुपके घुस जाती है और उसकी सिली हुई फ्रॉक चुरा लेती है और उसे पास की नदी में डाल देती है। ना जाने क्यों, लेकिन जब काव्या ऐसा करती है तो उसके ऐसा करने के बाद नदी का रंग लाल हो जाता है। काव्या इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती और घर आ जाती है। अगले दिन काजल जब अपनी फ्रॉक नहीं देखती तो बहुत टेंशन में आ जाती है और रोने लगती है। तभी उसके घर काव्या आती है और कहती है,
क्या हुआ काजल, तुम उदास क्यों हो? यार पता नहीं मेरी फ्रॉक कहाँ चली गई है, किसी ने चुरा ली है क्या? अच्छा जी, वैसे तुझे एक बात बताऊं, मैंने ही तेरी फ्रॉक तेरे घर से चुराकर पास वाली नदी में फेंक दिया ताकि तू कंपटीशन ना जीत सके। इतना कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। अब तो काजल को भी बहुत गुस्सा आ गया था, उसके भी सब्र का बांध टूट चुका था। मैं इसको कुछ नहीं कहती तो ये इस हद तक चली जाएगी, लेकिन अब मैं क्या करूं? काजल उस नदी के पास जाती है और रोने लगती है। अरे इस नदी का रंग लाल क्यों है? पता नहीं मेरी फ्रॉक किस हालत में होगी, अब तक तो वो खराब हो चुकी होगी। तभी नदी में से आवाज आती है। काजल, मैं एक जादुई लाल नदी हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बताओ। लाल नदी, मेरी फ्रॉक काव्या ने तुम्हारे अंदर फेंक दी है, मुझे वो चाहिए, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? काजल के इतना बोलने के बाद लाल नदी से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फ्रॉक निकलती है और लाल नदी कहती है, काजल, तुम्हारी फ्रॉक तो मैं नहीं बचा पाई, ये फ्रॉक उससे कहीं ज्यादा सुंदर है और जादुई भी है। इस फ्रॉक को पहनकर तुम डांस कंपटीशन में जरूर विनर रहोगी। काजल बहुत खुश होती है और खुशी खुशी वो फ्रॉक अपने घर ले जाती है। फिर कंपटीशन वाला दिन आता है। काजल लाल नदी की दी हुई वही फ्रॉक पहनकर कंपटीशन में जाती है और इतना सुंदर डांस करती है कि वो डांस कंपटीशन की विनर बन जाती है। उसे ट्रॉफी और 50 लाख के इनाम से सम्मानित किया जाता है। दूसरी तरफ काव्या जल भुनकर राख होती रहती है और कुछ कर भी नहीं पाती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।